हेलो स्टूडेंट। हम डिस्कस करने जा रहे हैं अकाउंट्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, राइट। इनमें से कौन सा है जब हम फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं तो वो उसकी लिमिटेशन को एक्सप्लेन कर रहा है। ऑप्शंस हमारे सामने हैं। अगर आप ध्यान से सभी ऑप्शंस को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैक्सिमम ऑप्शंस जो हैं वो आपको फाइनेंशियल एनालिसिस के बेनिफिट्स को बता रहे हैं, लेकिन जो ऑप्शन नंबर 2 है दैट इज दे डज नॉट कंसिडर द प्राइस लेवल चेंजेस, और यही फाइनेंशियल एनालिसिस की लिमिटेशन होती है, क्योंकि फाइनेंशियल एनालिसिस जो है प्राइस लेवल की चेंजेस को कंसीडर नहीं करता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, इफ डी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर व्हाट विल बी इट्स इफेक्ट। ठीक है, इन्होंने कहा कि अगर ए बी सी किसी फर्म में पार्टनर्स हैं और डी को नए पार्टनर्स के रूप में लाया जा रहा है तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा उनकी पार्टनरशिप में। ऑप्शंस अगर देखें तो इन्होंने कहा क्या ओल्ड फर्म जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी, या ओल्ड फर्म और ओल्ड पार्टनरशिप दोनों डिसॉल्व होगी, या ओल्ड पार्टनरशिप जो है रिकॉन्स्टिट्यूट होगी, वापस से बनेगी, उसका पुनर्गठन होगा, या फर्म विल लूज इट्स एग्जिस्टेंस, या फर्म की एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगी। तो आपको पता होगा कि एडमिशन हो या फिर रिटायरमेंट हो, ये सब क्या कहलाता है, ये रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहलाता है। तो इसीलिए हम इसका ऑप्शन क्या रखेंगे, ओल्ड पार्टनरशिप इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड। मतलब जो पार्टनरशिप थी ए बी एंड सी के बीच में वो क्या की जा रही है, रिकॉन्स्टिट्यूट, फिर से उसका पुनर्गठन हो रहा है और एक नई पार्टनर की मतलब एंट्री हो रही है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है द नीड फॉर कोडिफिकेशन इज, कोडिफिकेशन की आवश्यकता क्यों है, ठीक है, जरूरत क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, नीड क्या है। तो ऑप्शन हमारे सामने हैं द इंक्रिप्शन ऑफ डाटा, द जनरेशन ऑफ मेनोनिक्स कोड, या सिक्योर द अकाउंट्स रिपोर्ट्स एक्सेट्रा, या इजी टू प्रोसेस डेटा कीपिंग प्रॉपर रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो देखिए कोडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट्स पूछी जा रही है कि कोडिफिकेशन किया क्यों जाता है। अगर हम बात करें कोडिफिकेशन का मतलब क्या होता है, तो कोडिफिकेशन का मतलब होता है डेटा को इनक्रिप्ट करना, है ना। और जब इनक्रिप्टेड डेटा को हम डिक्रिप्ट भी करते हैं तो यहाँ पे क्या कहा जाए, कोडिफिकेशन, आप कोडिंग दे रहे हो तो मतलब आप डेटा को इनक्रिप्ट कर रहे हो। अब पूछा क्या गया है कि जरूरत क्यों है, नीड फॉर कोडिफिकेशन क्या है, राइट। सो आंसर क्या होना चाहिए था, आंसर होना चाहिए टू सिक्योर द अकाउंट्स एंड रिपोर्ट्स एक्सेट्रा। हम कोडिफिकेशन क्यों करते हैं, अपने अकाउंट्स को, अपने रिकॉर्ड्स को, या जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सेफ रखने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन अगर एनडीए की बात करूं तो एनडीए ने इसका जो आंसर माना है वो माना है ऑप्शन नंबर 1 को, द इंक्रिप्शन ऑफ डेटा, राइट। तो एनडीए का ऑप्शन 1 है, लेकिन हमारे हिसाब से कि कोडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है, आवश्यकता क्यों होती है, तो आवश्यकता होती है अपने अकाउंट्स को, अपने रिपोर्ट्स को, अपने डॉक्यूमेंट्स को सिक्योर करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट। सो ये मेरे पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है, पर एनडी के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। जबकि मेरे हिसाब से अगर कोडिफिकेशन होता क्या है ये पूछा जाए तो दैट इज द इनक्रिप्शन ऑफ डेटा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है which analysis is a judgmental process which aims to estimate current and past financial positions and the result of the operation of an enterprise with primary objective of determining the best possible estimates and predictions about the future conditions। बेसिकली अगर आप देखेंगे ये पूरा जो स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट एक डेफिनेशन है, ठीक है, एक एक्सप्लेनेशन, एक मीनिंग दी गई है, और एनसीईआरटी की बुक में सेम लाइन एक्सप्लेन की गई है, बॉक्सेस में बताया गया था। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का चैप्टर आप देखेंगे वहाँ पर सेम लाइन एक्सप्लेन की गई है। तो देखिए इनका कहने का मतलब है कि ये जो भी ऑप्शंस हमारे सामने हैं, कैश फ्लो एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस या फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, आपको बताना कि कौन सा एनालिसिस ऐसा है जो एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हम क्या करते हैं, करंट और पास्ट की, मतलब अभी क्या हो रहा है और पास्ट में क्या हुआ, उन सभी की फाइनेंशियल पोजीशन, याद रखिएगा फाइनेंशियल पोजीशंस को चेक करते हैं, ठीक है, उसको देखते हैं। और क्यों देखते हैं कि जो भी ऑपरेशंस इंटरप्राइजेज में हुए हैं उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, हमें आगे फ्यूचर में क्या डिसीजंस लेने हैं, क्या एस्टिमेट्स रहेंगी, ये सब जानने के लिए हम ये एनालिसिस करते हैं। तो देखिए फाइनेंशियल पोजीशंस को जो करेक्टली बताता है वो हमारा क्या कहता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के अंदर ही आपका सब कुछ आ जाता है कि बैलेंस शीट क्या है, इनकम स्टेटमेंट क्या है, कैश फ्लो एनालिसिस क्या है। और जब भी आप जो शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं कंपनीज एक्ट 2013 के, तो वहां पे आपको पास्ट और प्रेजेंट दोनों की डेटा मेंशन करने होते हैं, राइट। सो आंसर विल बी व्हाट, ऑप्शन नंबर 4, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिएगा ये जो मैं अगर कैश फ्लो एनालिसिस की बात करूँ कि कैश फ्लो एनालिसिस क्या होता है, देखिए कैश फ्लो एनालिसिस क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जहाँ पे हम क्या करते हैं, जो कैश के मूवमेंट्स होती है बिजनेस में ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, हम उसे एनालाइज करते हैं। वहीं पर ट्रेंड एनालिसिस की अगर बात करें तो ये स्टैटिस्टिकल प्रैक्टिस होती है जहाँ पे हम क्या करते हैं, जो भी
हिस्टोरिकल डेटा होती है उसको कलेक्ट करके और उसको एग्जामिन करते हैं, जिससे हमें ये पता चल सके कि आगे की मूवमेंट क्या है, या अभी तक में जो हमने पास जो भी डेटा हिस्टोरिकल डेटा उठाया है पिछले कई सालों का, तो उससे हमें पैटर्न पता चले, हमें ये पता चले कि मूवमेंट किस साइड जा रही है। जैसे किसी भी कंपनी के शेयर्स की प्राइसेस हैं, हम कई सालों के उठा लें, हमें पता चल जाएगा कि प्राइसेस किस समय पे ज़्यादा बढ़ती हैं, किस समय पे घटती हैं, क्या ऐसा कुछ है, या इनका नेचर कैसा है, या इनकम इनकी कैसी है, किसी भी चीज़ का, तो वो हमारा क्या कहलाता है, ट्रेंड एनालिसिस कहलाता है, राइट। इसी तरीके से अगर रेशियो एनालिसिस की बात करें तो ये क्वांटिटेटिव मेथड होता है, जहाँ पे हम कंपनी की जो फाइनेंशियल हेल्थ है, हम उसके जो की इंपॉर्टेंट डेटाज होते हैं उसको कैलकुलेट करके उससे से हम निकालते हैं, मतलब इनकी लिक्विडिटी कैसी है, इनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी कैसी है, प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, ये सब चीज़ें हम इवैल्यूएट करते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के इंपॉर्टेंट डेटा से ही हम ये चीज़ें एनालाइज करते हैं, उसे हम रेशियो एनालिसिस करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में सारी चीज़ें आ जाती हैं, है ना, आपकी बैलेंस शीट, इनकम, है ना, पीएल कैसा है आपका, कैश फ्लोज कैसे हैं, सब चीज़ें आप एनालाइज करते हो और आगे के डिसीजंस लेते हो। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4, राइट। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू विच सेक्शन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 द डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म इज कॉल्ड द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। तो 1932 का जो पार्टनरशिप एक्ट है उसके अकॉर्डिंग किस सेक्शन में ये बात कही गई है कि अगर पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप का, अगर जो पार्टनर्स हैं उनके बीच में डिसोल्यूशन होता है, वो एंड होता है, पार्टनरशिप खत्म होती है, तो जो फर्म है वो भी डिसॉल्व हो जाती है, वो भी एंड हो जाती है। तो ऑप्शंस हमारे हैं कि सेक्शन 32 में कहा गया, सेक्शन 35 में कहा गया, 37 में कहा गया, कि 39 में कहा गया। सो राइट आंसर यहाँ पे होगा सेक्शन 39, क्योंकि ये बात 39 में कही गई है। अगर मैं आपको बताऊं कि हर एक सेक्शन जो यहाँ पे मेंशन है उसमें क्या क्या कहा गया है, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 32 में एक्सप्लेन किया गया है कि जो भी पार्टनर्स हैं अगर वो रिटायर होते हैं तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स के केस में क्या क्या चीज़ें रहेंगी, वो चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है। वहीं पे सेक्शन 35 जो है वो बताता है कि जो डिसीज पार्टनर होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टी होती है उसके रिगार्डिंग क्या लायबिलिटी होती है। कहने का मतलब कि अगर कोई पार्टनर खत्म हो गया है ना, और उसकी प्रॉपर्टी और उसके जाने के बाद भी अगर फर्म को बंद नहीं किया गया, मतलब उसके डेथ के बाद भी फर्म को बंद नहीं किया गया है, तो ऐसे सिचुएशन में अगर पार्टनरशिप फर्म कंटिन्यू कर रही है तो उस पर्टिकुलर पार्टनर जिसकी डेथ हुई है उसकी कोई लायबिलिटी नहीं बनती, उसकी प्रॉपर्टी से आप कुछ भी ले नहीं सकते हैं किसी भी डेब्ट को पे करने के लिए, वो सारे डेब्ट जो कि उसकी डेथ के बाद कमिट किए गए हैं। ठीक है, ये बात सेक्शन 35 में कही गई है। तो लायबिलिटी ऑफ डिसीज पार्टनर्स स्टेट, है ना, उनकी प्रॉपर्टी का क्या कहानी होगी, उससे कितनी लायबिलिटी अराइज होती है, सेक्शन 35 में एक्सप्लेन किया गया। वहीं सेक्शन 37 क्या कहता है कि जो पार्टनर जा रहा है, जो आउटगोइंग पार्टनर्स हैं, उनके रिगार्डिंग उनकी कुछ राइट्स है यहाँ पे कि उनको प्रॉफिट में जो शेयर्स मिलने चाहिए थे उसके रिगार्डिंग है। बेसिकली ये सेक्शन बताता है कि जो आउटगोइंग पार्टनर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करता है, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करता है कि इन द केस आउटगोइंग पार्टनर चाहे वो डिसीज पार्टनर ही क्यों ना हो, अगर उनका फाइनल सेटलमेंट डिले हो रहा है तो ऐसे सिनेरियो में उनको इंटरेस्ट मिलना चाहिए 6% के रेट से, है ना। अगर डिले किया है तो आपको उनको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ये सारी चीजें यहाँ सेक्शन 37 में बताई गई हैं। और सेक्शन 39 तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के नाम से ही है। यहाँ तो बात क्लियर हो गई। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।